आज बीपीएससी टीआरई 4.0 कक्षा 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान के 13 इतिहास का जो प्रश्न है उसे हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिसे आप पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और 13 सेट जो राज व्यवस्था है उसमें से हम 12 सेट पढ़ा चुके हैं। आज हम सेट नंबर 13 पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा सेट? सेट नंबर 13, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 3 का 21/7/2024 का है। कब का क्वेश्चन है? जो कि 21/7/2024 का 21/7/2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 21/7/2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका प्रश्न संख्या 111 हम देखते हैं अभी। पॉलिटिकल साइंस से 111 नंबर क्या कह रहा है? संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश से किया जाता है? संसदीय सर्वोच्चता, यहाँ कह रहा है संसदीय सर्वोच्चता, तो ये संसद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन को ऐसे भी संसदीय प्रणाली का जनक हम लोग कह सकते हैं, कहते ही हैं। 112 नंबर प्रश्न है, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? पीछे सर्वप्रथम आयोग, तो सर्वप्रथम आयोग किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब? 1953 में। कब? 1953 में। और दूसरा जो किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। दूसरा कौन? बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में। कब? 1979 में। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 340 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो होता है वो किसके द्वारा, कौन से अनुच्छेद द्वारा होता है? 340 के अनुच्छेद द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 113 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो ये तो ये कहाँ की जनता थी? तो ये जूनागढ़ की रियासत की जो जनता थी वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। कहाँ की? जूनागढ़ की। यहाँ की जनता कहाँ शामिल होना चाहती थी? भारत में। और वहाँ का शासक कहाँ शामिल होना चाहता था? पाकिस्तान में। ये रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देशी रियासत विभाग बनाया गया था। किसके नेतृत्व में देशी रियासत विभाग बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था? देशी रियासत विभाग बनाया गया था। 114 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो था वह केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास सुनिश्चित करना तो था ही, ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्ति पाने में सहायक हो, यह भी था। और केवल आधुनिक औद्योगिक आधार निर्माण करना, यह भी था। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? योजना आयोग का स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह सभी था। 115 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन से अपेक्षा थी? तो यह देश के अंतर्जातीय सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य में से रहने चाहिए, ये भी थी। यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा, ये भी था। महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेगी, ये भी था। ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 116 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है?
यह संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में। शासन के कार्यों का परीक्षण मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्य किस में पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रतिक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो यह कौन सी थी? तो ये हो जाएगा वित्त एवं स्टाफ समिति। कौन सी समिति थी? वित्त एवं स्टाफ समिति जो थी वह क्या थी? संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी। ऐसे तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्यों को निपटाने के लिए 22 समिति का चयन किया था। कितने समितियों का चयन किया था? 22 समिति का चयन किया था। कितने समिति बनाए गए थे सभी कार्यों को निपटाने के लिए? 22 समिति। इसमें से 10 प्रतिक्रियात्मक मामले और 12 मूल मामले थे। इसमें से 10 प्रतिक्रियात्मक मामला और 12 जो था मूल मामला का था। 12 क्या था? मूल मामला का था। भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया था? तो 1934 में लाया गया था। किनके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। फिर राष्ट्रीय ध्वज तथा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति भी बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। भाषाई प्रांतों पर आयोग सर्वप्रथम 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में बनाया था। उसके बाद 118 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो ये हो जाएगा, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसमें तो टोटल कितने सदस्य थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, टी कृष्णमाचारी ये भी थे। उपयुक्त में से इसमें एक से अधिक हो जाएगा। इसमें एक और थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, और डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सामितुल्लाह, एन माधव राय ये सभी थे। इसमें 7 थे, 6 थे और 6 ये थे। एक अध्यक्ष को मिलाकर के अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके आगे 119 नंबर प्रश्न है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्गत किया गया था? हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, ये प्रारूप समिति द्वारा किस तिथि को निर्गत किया गया था? तो यह 14 सितंबर 1949 को निर्गत किया गया था। कब निर्गत किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। लेकिन वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 120 है, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? तो किसने बतलाया था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया था। किसने बताया था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया था। 121 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? तो किसके बारे में आश्वासित करती है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में।
तो हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक, ये जो सब दिखाता है तो किसको? अखंडता को, एकता को, गरिमा को और समान स्तर के समानता को। 122 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई है? तो यह हो जाएगा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के। स्वतंत्रता, यहाँ न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, और समता 2 प्रकार के। समता 2 प्रकार के। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो 5 प्रकार के। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय कितने प्रकार के? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और समता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। किस कौन कौन? प्रतिष्ठा एवं अवसर की। प्रश्न संख्या 121 है, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो बिहार भारत में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है। किस में है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र जो बनाया गया था वह 1956 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। कब बनाया गया था? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत इसमें टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे। इसमें कितने क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे? 5। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली था। मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता था। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई था। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई था। और फिर 1971 में पूर्वोत्तर परिषद बनाया गया जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बताया गया था। प्रश्न संख्या 124 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से अलग रखता है, ये भी सही है। यह प्रकृति से गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल रखता है, ये भी सही है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिष्ठता के तहत रखता है, ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में क्या सही है? तो ये तीनों का तीनों सही है। 125 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ये ऐसे निर्वाचनों में मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं, ये सही है। ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है, ये भी सही है। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं, तो यह भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 126 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में कौन सा सत्य है? तो यह हो जाएगा, यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय से कार्य करने हेतु अच्छे से
अच्छा बनाता है, ये सही है। यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह लोगों को उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वाले को दंडित करने का अवसर देता है। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? नागालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है। प्रश्न संख्या 128 है, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में ओडिया एवं सिंधी, बोडो डोगरी, नेपाली, संथाली, पूरे कितने भाषा है? तो पूरे 22 भाषा संकलित है। भारत के संविधान में पहले तो 18 भाषा पहले कितना भाषा? 14 भाषा सम्मिलित था 8वीं अनुसूची में। अब जो है 22 भाषा सम्मिलित है। अब कितने भाषा सम्मिलित है? 22 भाषा, जो कि कौन कौन से भाषा बढ़ाए गए? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी कब जोड़ा गया? 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। क्या क्या? कोंकणी, ऐसे हम नमक भी याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1992 में 71वां संविधान संशोधन के समय, 71वां संविधान संशोधन से किसे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया, जो कि पूरे मिलाकर के 14 और फिर हो गए पूरे मिलाकर के 22 भाषा हो गया। कितने भाषा हो गए? 22 भाषा हो गया। 129 नंबर है, कितने सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? तो कितने सीटें पाई जाती है? तो कुल सीटों की 1/3। कितने सीट स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? कुल सीटों की 1/3। लेकिन बिहार में कितना पाया जाता है? 50%। बिहार में कितना? 50%। और महिलाओं के लिए आरक्षित कितना परसेंट? 1/3%। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो लाया गया पंचायती राज से संबंधित, इसके द्वारा भाग 9 में 243 के अनुच्छेद 243 के क से न तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और अनुसूची 11 को जोड़ने का प्रावधान किया गया। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 मतलब कुल सीटों की 1/3 आरक्षित किया गया। प्रश्न संख्या 130 है, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन द्वारा। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन, जो कि कब लाया गया? 2018 में। कब? 2018 में। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति देने का प्रावधान किया गया और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अनुसूची के अधिसूचित करने की अधिकार को बहाल किया गया।
प्रश्न संख्या 131 है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया गया? तो किस अनुसूची में पाया गया? संसद के सदस्यों की शपथ, तो शपथ किस अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में। किसमें? तृतीय अनुसूची में। तो यहाँ पे पूरे वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, पूरे वर्तमान में अभी कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किसका है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारत संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। उसके बाद यहाँ ये दूसरी अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में है राज्य व्यवस्था शीर्ष पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन के रूप में। द्वितीय में क्या है? वेतन। तृतीय अनुसूची में क्या है? तो शपथ का प्रारूप। तृतीय में क्या है? शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और उसके बाद छठी अनुसूची में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची को 3 भागों में जो बांटा गया है। उसके बाद 132 नंबर प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ, यह सही है। उसके बाद एक बार में आपातकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कथन सही, निम्न में से कौन आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के लिए? यह भी सही है। इसके आपातकाल में रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यह भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक है। 133 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन से कथन सही है? तो स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदार होते हैं। हाँ, ये होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी एवं मंत्री परिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री परिषद की सहायता हेतु होते हैं। ये सही है। ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। 134 नंबर प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 42वां। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42वां है, जो कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42वां है। उसके बाद 135 नंबर ये क्वेश्चन है, 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र हेतु पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये तो सही है। इसके संवैधानिक नियुक्तियाँ होना ये भी सही है। अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुरुस्त आलोचना से मुक्त होना ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 136 है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1/3 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 137 है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार में
के बारे में सही है। क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। तो ये हो जाएगा, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। ये जो होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है। तो क्या हो जाएगा? जो कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 138 है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। लेकिन इसे जोड़ा कब गया? तो ये 2009 में लाए। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लाया कब गया? तो 2009 में लाया गया। कब लाया गया? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लाया गया? 2002 में लाया गया। और लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये लाया गया और लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो ये दलों के सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव, ये भी सही है। दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये भी है। और दलों की विशेषता निर्वाचनों के दौरान धन तथा भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका, तो ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो किसको लोकतंत्र? देश में आर्थिक विकास और असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना, ये भी लोकतंत्र का उपलब्धि है। देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना, ये भी लोकतंत्र की उपलब्धि है। नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना, ये भी है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 141 है, नीचे कथन दिए गए हैं ए और आर, ए तथा आर के कारणों का, ए R1 और R2 है, जो कि इसमें मिलान करना है। तो ये क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ पे है प्रश्न संख्या 140, कौन सा है? प्रश्न संख्या 141। यहाँ पे जो कारण दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा कारण R1 है। ये अभी कथन क्या है? लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कारण R क्या है? न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। तो ये तो सही है। कारण 2 क्या है? अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि दोनों का दोनों सही है। प्रश्न संख्या 142 है, निम्न में से किसने कहा है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेश से पढ़े। यह किसने कहा लोकतंत्र सर्वोत्तम है? तो J.A. गिलबर्थ ने कहा है। कौन, किसने कहा? J.K. गिलबर्थ ने कहा। 143 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कौन क्या कथन है उसे बताना है। तो सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र है, ये कौन बोले हैं? तो लायकी बोले हैं। कौन? लायकी। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र, तो टेलीरेंज बोले हैं। कौन? टेलीरेंज बोले हैं। मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र, H.G. वेल्स बोले हैं। मूर्खता के पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र, फोगैट बोले हैं। कौन बोले हैं? फोगैट बोले हैं। प्रश्न संख्या 144 है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 1 2 3 4, चारों का चारों सही ही था। तो 144 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही?
तो ये भारत में लोकतंत्र में शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है, ये तो सही है। यह अधिक उत्तरदायी शासन का रूप है, ये भी सही है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासन को लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे, ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? किसने कहा था? तो GDH कोल ने कहा था। किसने कहा था? GDH कोल ने कहा था। प्रश्न संख्या 146 है, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो 146 में क्वेश्चन आंसर है अल्फ्रेड सीमथ ने कहा था। किसने कहा था? अल्फ्रेड सीमथ ने कहा था। 147 नंबर प्रश्न है, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? भारतीय वन सेवा के बारे में बोल रहा है, किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 1864 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1864 में स्थापना हुआ था, लेकिन प्रारंभ कब किया गया? तो 1867 में किया गया। तो अस्तित्व में कब आया? तो 1867 में। और स्थापना कब किया गया? 1864 में स्थापना, ये स्थापना किया गया। और अस्तित्व में कब आया? 1866 में आया था। अस्तित्व में कब आया था? स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 को 67 में प्रारंभ किया गया था। 67 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अस्तित्व में कब आया? 1966 को। यही सब क्वेश्चन कंफ्यूज करके गलती कर देता है एग्जाम में। अस्तित्व में कब आया था? 1966 को आया था। इसके जो भारतीय वन प्रबंधक के जो जनक माना जाता है, डीचिज बैंडिज को माना जाता है। किसे? डीचिज बैंडिज को माना जाता है। किसे माना जाता है? डीचिज बैंडिज को। भारत में पहला वन महानिर्देशक नियुक्त 1866 में किया गया था। किन्हें? डीचिज बैंडिज को किया गया था। किन्हें किया गया था? डीचिज बैंडिज को किया गया था। प्रश्न संख्या 148 है, द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो यह देहरादून में आया था। किस स्थान पर इस इंस्टीट्यूट बनाया गया है? देहरादून में। कहाँ बनाया गया है? देहरादून में, जो कि आज ही है। 149 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो लोकतंत्र शासकों में निर्णय लेने एवं उनको कार्यक्रम के रूप में पारित बहुत समय लगता है। हाँ, ये तो होता है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासकों को अनैतिक एवं रक्तहीन बनाते हैं, ये भी है। उनमें क्षेत्रीय हितों के, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों का तीनों सही है। प्रश्न संख्या 150 है, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है, यह कौन सा कथन है? यह वर्तमान के समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र लंबे समय से अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्रों में तात्कालिक कार्यकुशलता का ह्रास पाया जाता है। अधिनामवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्रों के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बस आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।